आप हनुमान बेनीवाल के करीब आते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और 50,000 से ज़्यादा वोट भी लेकर के आते हैं कि जूना खेड़ा फेर बसे और निर्धनिया धन होए, गयो जोबन बालमो मरा न जिए कोई। तो इस प्रकार लेकिन हनुमान बेनीवाल आज भी किसान वर्ग से लेकर के बहुत बड़े तबके बहुजन समाज में आज भी वो अपनी पेट रखते हैं। तब हमने जाट समाज को कहा कि आपका व्यक्ति खड़ा करो, अन्यथा हम फतेह खान को नहीं जानते हैं, हमें तो आप चाहिए। तो कहिए हमारा बेटा है और इसको दीजिए। क्या यही वो कारण है कि अमीन खान साहब खुले मंच से कहते हैं कि अब फतेह खान नहीं है, वो फतेहराम बन चुके हैं? अगर आप बाड़मेर की राजनीति के अंदर जरा भी रुचि रखते हैं तो उदयराम मेघवाल को आप भली भांति जानते हैं। राजनेता है, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के मुद्दों पर भी जम कर के बोलते हैं। मेरे साथ इस वक्त उदयराम मेघवाल है। तमाम बातें हैं, तमाम सवाल है, चर्चा करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे आप? धन्यवाद। राजनीति की जर्नी कहाँ से शुरू होती है, उस आप पृष्ठभूमि के अंदर थोड़ा बताएं हमें। देखिए, मेरा गांव देदड़िया रह जो पहले पंचायत समिति शिव में रहा करता था और अभी पुनर्गठन के बाद में गरडा रोड पंचायत समिति हमारी ग्राम पंचायत बालेवा है। और मैं एक बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और जब मेरी उम्र 6 साल थी और मैं मेरे पिता की सबसे छोटी संतान था, उस समय मेरे फादर की डेथ हो गई थी। अच्छा। उसके बाद में मेरी माताजी ने मैं पाल पोस के बड़ा किया और उसके बाद में मैं थोड़ा पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी आर्थिक स्थिति के कारण। और बाद में मजदूरी पर गया, कई मजदूरी के काम किए, तो उसमें मोजड़ी भी बनाना सीखा, गलेचा बनना सीखा, स्क्रीन प्रिंट का काम भी सीखा। और भजन, हमारे जो अनुसूचित जाति विशेष करके मेघवाल समाज के, तो भजन गायकी का भी काम किया। यूं करके दोबारा मैंने पढ़ाई 1987-88 में मैंने 5वीं पास की थी 1975 में। और 12 साल के गैप के बाद में मैंने स्वयं पाठी के रूप में 10वीं का एग्ज़ाम दिया और मैं पास हो गया। और उसके बाद लगातार पढ़ते हुए मैंने बीए कर लिया। एमए की हालांकि प्रीवियस कर लिया था, फाइनल में कोई कारणवश एक पेपर नहीं दिया, तो एमए पास तो नहीं कह सकते। ग्रेजुएशन है मेरा। ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ये ग्रेजुएशन आपने किस दौर के अंदर किया? मैंने करीब 1993 में ग्रेजुएशन कर लिया था, 93-94। उसके बाद में बिजनेस की दुनिया में गए या फिर राजनीति में आने का उसी समय मन बना लिया था? नहीं, मैं दोबारा पढ़ने लगा तो फिर सामाजिक कामों में भी एक्टिव रहा। और मैं जब पढ़ता था दिन में, तो दिन में मजदूरी पे जाता था और मैं बाड़मेर प्रिंट का काम जानता था, चद्दर का, इसलिए दिन में 10-15 रुपए की मजदूरी करता था और रात को पढ़ता था। ऐसी स्थिति में गुजरा मेरे दिन। उसके बाद मैं यहाँ आया, थोड़ी बहुत कुछ समझ पैदा हुई और उसके बाद में मैंने ज़रूर कुछ मजदूरी की। मेरे खेत भी हमारे पूर्वजों का भी था, तो खेती भी करते थे। तो यूं करके आगे बढ़ा, यहाँ तक पहुँचा। फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति गुरु किसे मानते हैं अपना? राजनीति गुरु मेरा, यूं तो मुझे जो 1992 में डॉक्टर महानंद जी शर्मा साहब ने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, पदाधिकारी बनाया। और उसके बाद में मैं आदरणीय गंगाराम जी साहब के संपर्क में आया। मेरे आदर्शों में गंगाराम जी चौधरी साहब। और देश का जब बात करें तो मेरे आदर्श डॉक्टर BR अम्बेडकर, फूले साहू अम्बेडकर, पेरियार और फातिमा शेख, ऐसे जो महापुरुष रहे जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और शोषितों की इस गुलामी से मुक्ति के लिए आंदोलन किया, उनको अधिकार दिलाने का काम किया, तो ऐसे महापुरुष भी मेरे आदर्श रहे हैं और आज भी आदर्श हैं।
राजनीति की शुरुआती जर्नी में आप भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, फिर क्या कारण रहे कि आप कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस से शिव से प्रधान भी बनते हैं आप? देखिए, वैसे मैं सक्रिय रूप से तो राजनीतिक पार्टी का मेंबर बनने से पहले मैंने 1981-82 में भी काफ़ी मैं सक्रिय था। उस समय हमारी ग्राम पंचायत के चुनाव में भी भाग लिया। मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मेवाराम जैन जैसे व्यक्तियों को साथ दिया। वो 2 बार हमारे बालेवा ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे। उसके बाद में तो आगे विधायक बने और लंबी कहानी है। लेकिन उसमें भी मैं 1981-82 से लेकर के 87-88 तक वे पंचायती राज वाले इनमें एक्टिव रहा। और 1992 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, कुछ ऐसी घटनाएं आई जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुजन वर्ग बिल्कुल उद्वेलित हुआ, तो उस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। और बाद में मैंने कर्नल साहब जब चुनाव हार गए से उससे पहले 2003-04 में मैंने कर्नल साहब के साथ में सहयोग किया। जाट समाज से भी मेरे अच्छे रिश्ते बने। तो ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस से मेरा नाता जुड़ा। और जुड़ने के बाद में कर्नल साहब और अमीन साहब के सहयोग से जो पंचायती राज के 2005 के चुनाव थे, उसमें मुझे प्रधान बनाया गया। तो उसमें अमीन साहब का और कर्नल साहब सहित बड़े बुजुर्गों का, सबका, कांग्रेस परिवार का भी साथ रहा। तो इस तरीके से मैं कांग्रेस ज्वाइन की। फिर लगातार मेरा सामाजिक मिशन चलता गया और 2011-12 में कांग्रेस राज में भी घटनाएं हुई। आरटीआई कार्यकर्ता मंगलाराम बामणोर, जिसके हाथ पैर तोड़े थे आरटीआई के, उसने सूचना मांगने के कारण से, तो इधर इंदिरा मेघवाल पट्टा प्रकरण था, उसकी जमीन पर भी फर्जी पट्टे दे दिए गए थे। यूं करके मैं धरने पर बैठा तो मेरे खिलाफ में सत्ता पक्ष के लोगों ने 24 घंटे में 4 मुकदमे दर्ज करके मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश की। लेकिन उस समय भी मेरे सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय अरुणा राय जी और शंकर सिंह से लेकर के और बड़े बड़े जो पूरी MKSS की टीम थी, उसने भी मेरा सहयोग किया। और बाद में अंततः सरकार ऊपर चुनाव आने वाले थे तो कुछ नरम पड़ी और मेरे चारों ही मामलों में FR लगी। तो मेरे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं हुई और संघर्ष करना मैंने नहीं छोड़ा और सच्चाई के साथ में रहा। भारत के संविधान और बाबा साहेब को आदर्श माना, इसलिए ये लड़ाई लड़ता रहा और आज इस मुकाम पे हूँ, जिससे मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज सामान्य जाट समाज, अल्पसंख्यक भाइयों से और अन्य जो 36 कौम के भी हर वर्ग, हर पार्टी के लोग भी मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात अच्छे हैं और अच्छे लोगों से मेरा हमेशा संपर्क रहा है, उनसे भाईचारा रहा है। उदराम जी, 2017-18 का दौर था। उदराम मेघवाल हनुमान बेनीवाल के करीब आते हैं और उसी दौर में भारत के अंदर कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया था वो भी बढ़ने लगता है। सोशल मीडिया पे एक नाम हमेशा सुर्खियों में रहता था, उदराम मेघवाल। आप हनुमान बेनीवाल के करीब आते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और 50,000 से ज़्यादा वोट भी लेकर के आते हैं। तो देखिए, जब ये हमारे युवा साथ में, जब जाट समाज के युवा, उन्होंने एक सनधरी में कार्यक्रम रखा था, सनधरी था या गुड़ामालानी शायद था, और उसमें जब सामान्य हनुमान जी का आना था वहाँ, और मुझे सारे युवाओं ने विशेष करके आग्रह किया कि आपको आना है। तो ऐसी स्थिति में मैं सामान्य हनुमान जी की उस सभा में गया। मुझे हनुमान जी ने हर बार अच्छा मान सम्मान दिया और जब मैं एक लड़ने वाला, एक लड़ाकू व्यक्ति, जो संघर्ष करने में उस व्यक्ति का कोई दूसरा मुकाबला बहुत कम लोग करते हैं, बिल्कुल, तो ऐसे मैंने उनको पसंद किया। और मैंने जस्ट जब ये 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद 2 अप्रैल को हुआ था, तब हम लोगों को जेल जाना पड़ा। राज उस समय बीजेपी का था और जो एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के जो माननीय
उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया था उसके अगेंस्ट में हम लोगों को जेल भेजा था। तो हम लोगों ने बाहर आकर के और समाज को जगाने की कोशिश की और यही कहा कि सत्ता में भागीदारी होना चाहिए। हमारे आदरणीय काशीराम जी साहब ने कहा कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उनके नारे से प्रेरित होकर के हम लोगों ने खुद जनरल सीट पे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और उसमें मेरे साथ में सामान्य किसान वर्ग का बहुत बड़ा सहयोग रहा, मेरे समाज का आशीर्वाद रहा। अन्य भी लोगों ने वोट नहीं दिया ऐसा नहीं, लेकिन बड़ी जो मात्रा में मुझे वोट 51,000 से ऊपर का आंकड़ा जो था वो 2 विशेष कौमों के सहयोग से मैं उसको हासिल कर पाया। और फिर मैं उनके साथ रहा हनुमान जी के, और मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष का भी जिम्मेवारी दी। मैंने भी ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया। लेकिन एक जो जोधपुर में कांड हुआ था, उस कांड की वजह से लवली हत्याकांड, उसमें मैंने जरूर आदरणीय हनुमान जी से निवेदन किया था और कुछ बात उसमें भी हमारी कोई नहीं थी, लेकिन मुझे एक नोटिस दिया। विचार आपके अलग अलग थे उसमें? विचार ऐसा है कि मेरे विचार, बाबा साहब ने कहा था कि जब इस देश के दलित, शोषित, कमजोर वर्ग के हितों और के साथ में कुठाराघात होता और देश के हितों और कमजोर वर्ग के हितों में से मुझे चुनने के लिए कोई आएगा ऑप्शन, तो मैं उस गरीबों के हित को चुनूंगा। और जब मेरे हित और देश के हित टकराएंगे तब मैं इस देश के हित को महत्व दूंगा। तो इसलिए मैंने भी मेरे समाज के लड़ाई लड़ने के लिए और ईमानदारी से समाज का साथ देने का फैसला किया। और फिर भी मैंने जब पार्टी छोड़ी तो एक शब्द सामान्य हनुमान जी बेनीवाल साहब के उस समय से लेकर के पार्टी में रहा से तब से लेकर के आज दिन तक मैंने कभी निंदा जैसा कोई वर्ड यूज नहीं किया। राजनीति में आज कहाँ है, कल कहाँ होंगे और परसों कहाँ होंगे, वापिस आदमी कैसे भी हो, लेकिन उस व्यक्ति के सामने जाएं तो ऐसा शब्द नहीं बोला कि आदमी को नीचा देखना पड़े। तो आज भी हनुमान जी बेनीवाल साहब बहुत बड़े व्यक्ति है, माननीय सांसद है, कई बार एमएलए का चुनाव जीता है, सांसद दूसरी बार बने हैं। तो ऐसे व्यक्ति का मैं आज भी आदर करता हूँ, पार्टी में नहीं हो। चलो बात हनुमान बेनीवाल की हो रही है, पार्टी की हो रही है, आपके राजनीतिक अतीत की हो रही है। तो अभी अभी ताजा बात करें तो खिंवसर के अंदर उपचुनाव थे जहां से कनिका बेनीवाल चुनाव हार जाती है और अब राजस्थान की विधानसभा के अंदर आरएलपी का कोई विधायक नहीं है। आप पार्टी के अंदर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल के करीबी रहे हैं। हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की भविष्य की राजनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, इतना मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, ये राजनीतिक पार्टियां हैं। आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी है वो कोई जमाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने होकर के जनसंघ वगैरह उसके 2 सांसद थे, और ऐसे में आज वो देश पर तीसरी बार राज कर रही है। और कांग्रेस जैसी पार्टी एक छत्र राज हुआ करता था जो भी 40-45 सांसदों पे अटक गई थी आके। और बहुजन समाज पार्टी जो अपने दम पे 3-4 बार सीएम बनी, उनका आज शायद एमएलए, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद 1-2 भी एमएलए नहीं है और वो आज हाशिए पे हैं। तो इसका मतलब ये कहावत है कि जूना खेड़ा फेर बसे और निर्धनिया धन होए, गयो जोबन बाल मो मरा न जिए कोई। तो इस प्रकार से ये जो धन संपत्ति आना जाना, कभी फकीरी आएगी कभी अमीरी आएगी, जाने वाली 2 ही चीजें हैं, वो है जवानी जाने के बाद में नहीं आती है। बाकी राजनीतिक उतार चढ़ाव में हमेशा आते रहे। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि हनुमान जी की पार्टी खत्म हो गई या बीएसपी खत्म हो गई। तो ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे और पब्लिक को जब सही मायने में समझ आएगी, वैचारिक जब विचारधारा की बात होगी तो अपने आप वो वापिस आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की अभी निश्चित तौर पे कोई सदस्य नहीं है विधानसभा में, लेकिन ऐसा सोचना गलत है कि वो पूरी तरह से अब
पार्टी खत्म हो गई ऐसा नहीं है। भविष्य में भी जो आदमी लड़ेगा, मेहनत करेगा, कहीं कमियां रही होगी तो वो मंथन करेंगे, वो उनका निजी है। लेकिन हनुमान बेनीवाल आज भी किसान वर्ग से लेकर के बहुत बड़े तबके बहुजन समाज में आज भी वो अपनी पेठ रखते हैं, वो लड़ते हैं। कल भी मैंने देखा था वो बहुत बड़े मुद्दे उठाते हैं लोकसभा में। तो ये अभी निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उनका कोई सदस्य नहीं है, लेकिन पार्टी खत्म नहीं हुई है, ऐसा मेरा मानना है। आपने पहले जिक्र किया कि मुझे प्रधान बनाने में अमीन खान साहब और कर्नल सोनाराम चौधरी की बड़ी भूमिका थी। साल 2023 के अंदर विधानसभा के चुनाव राजस्थान के अंदर आते हैं, आप शिव से आते हैं और उस समय तक आप आरएलपी को छोड़ चुके थे और आप अपना समर्थन फतेह खान को देते हैं। फतेह खान को जो समर्थन मैंने सामान्य जाट समाज के जो यहाँ लोग आए थे, क्योंकि मेरा उनसे आज की तारीख में तो अल्पसंख्यक समुदाय से मेरा अच्छा ताल्लुकात बन सका है, लेकिन उससे पहले जाट और मेघवाल समाज, विशेष करके अनुसूचित जाति और यूं कहे तो किसान, पूरे भी लोगों से कॉम्बिनेशन बना हुआ था। और उस कॉम्बिनेशन की वजह से मेरे घर फतेह खान के लिए वोट मांगने के लिए या समर्थन मांगने के लिए मेरे समाज के पूरे लोगों की उपस्थिति में सामान्य जाट समाज के मुख्य लोग आए थे। तब हमने जाट समाज को कहा कि आपका व्यक्ति खड़ा करो, अन्यथा हम फतेह खान को नहीं जानते हैं, हमें तो आप चाहिए। तो कहिए हमारा बेटा है और इसको दीजिए। तो हम लोगों ने ईमानदारी से साथ देने का वादा किया और ईमानदारी से पूरे उस चुनाव के अंदर 23 में फतेह खान को सबसे ज्यादा किसी ने, उसकी कौम से लेकर के जाट समाज ने जो हमारे से वोट मांगे, उनसे भी हमारे लोगों ने जो अगर यस किया था तो ईमानदारी से मैक्सिमम वोट फतेह खान के पक्ष में गए थे। और चुनाव में हार जीत होती है और फतेह खान नहीं जीत सका, मामूली कोई 3900 वोटों का डिफरेंस रहा। उसमें कौन जिम्मेवार है नहीं है, लेकिन हमारा समाज की ओर अंगुली उठा करके अल्पसंख्यक भाई या सामान्य जो हमारे किसान वर्ग जिन्होंने हमसे समर्थन मांगा था, वो नहीं कह सकते कि आप लोगों ने धोखा किया। क्या यही वो कारण है कि अमीन खान साहब खुले मंच से कहते हैं कि अब फतेह खान नहीं है, वो फतेह राम बन चुके हैं? देखिए, ये उनके निजी विचार है और अमीन साहब की जो उम्र है उस लिहाज से मैं उनका कदर करता हूँ। कभी उनसे बनी है, कभी नहीं बनी है, कभी उन्होंने हमारा समर्थन भी किया होता। तो हमारी वर्ग पूरे ने 10 बार जब अमीन साहब चुनाव लड़े, उसमें तो जो 2018 का चुनाव मैंने लड़ा उस समय कम वोट दिए, लेकिन वो कम वोट देना या जाट समाज का मुझे ज्यादा वोट देना ये अमीन खान के हित में रहा और अंततः अमीन खान जीते थे। तो मेरी चुनाव लड़ने की वजह से या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा था उसकी बदौलत चुनाव अमीन साहब जीते थे। उन्होंने एक बार कहा भी था कि उदाराम खड़ा नहीं होता तो मैं हार जाता, लेकिन उन्होंने जो 5 साल जो व्यवहार किया किसानों के साथ में, SC ST के साथ में, वो अच्छा नहीं किया। इसलिए इस बार भी लोगों ने उनको ज़्यादा वोट देने की इच्छा नहीं रखी। हमारे समाज ने अपनी ताकत दिखाई, अपने वोट की शक्ति दिखाई और वो हमारा वोट जब मैं चुनाव लड़ा उससे लेकर के पूरे ज़िले में ही एक तरीके से मिसाल हुई कि नहीं, हम जनरल सीट से भी चुनाव जीतने के नज़दीक आ सकते हैं और अगर एक आध वर्ग अच्छा सपोर्ट कर ले तो जीत भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमीन साहब जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं। अब इतनी बड़ी उम्र है उनकी, तो मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जिस तरह से अब वो रविंद्र सिंह भाटी के काफ़ी नज़दीक देखे जाते हैं, कांग्रेस से निष्कासित हो चुके हैं, कांग्रेस के अंदर क्या अमीन खान साहब की वापसी हो सकती है? और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या अमीन खान अपनी राजनीतिक भविष्य को लेकर के कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, अमीन खान को अपने हित अहित के बारे में सोचना अमीन खान का खुद का है, मतलब निर्णय है। लेकिन निश्चित तौर पे अमीन साहब को 10 बार अगर किसी राजनीतिक दल ने टिकट दिया है, राष्ट्रीय पार्टी ने, तो उनको कुल मिला करके उन्होंने क्या सोच करके किया होगा। रविंद्र सिंह जी भी हमारे पड़ोसी है, अमीन साहब के पड़ोसी है। अब आजकल अंदरूनी और बाहरी गठबंधन होते हैं। मुझे समझ में तो यही आया कि वो रविंद्र सिंह जी भाटी को जो समर्थन
देने की बात या चुनाव लड़ने के लिए, फतेह खान को हराने के लिए ही चुनाव लड़ा था। खुद को तो पता था कि हम 2 लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे। रही बात अभी तो उन्होंने कुछ पार्टी के खिलाफ में टिप्पणियों की है और पार्टी का उनका अंदर का मामला है, अनुशासन समिति वगैरह उन्होंने निर्णय लिया है। अब पार्टी उनको लेगी या नहीं लेगी, इस बारे में तो मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, इसलिए उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। चलिए, आप शिव के हैं और शिव के बारे में बहुत बारीकी से जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी, जो आपके शिव के विधायक है, जन्मदिन था, बड़ी धूमधाम से मनाया। उसी दिन फतेह खान एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट के अंदर ये कहते हैं कि जो रविंद्र सिंह भाटी का जो 1 साल का जो काम रहा है वो पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। साथ में एक हैशटैग भी देते हैं कि 1 साल शिव बेहाल। शिव के अंदर किस प्रकार का काम हुआ है, इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए, शिव में रविंद्र सिंह जी भाटी सामान्य विधायक है, वो अपनी शैली है काम करने की। निश्चित तौर पे शिव में अभी जो बिजली का संकट है वगैरह है, रविंद्र सिंह जी ने भी कहीं बात उठाई होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है हो सड़क, पानी, बिजली। और बिजली जो अभी किसानों को जो यहाँ नहीं मिल रही है या जो उठापटक हो रही है, तो उस मामले में अभी सरकार आने के बाद में जो विकास कार्य हैं वो निश्चित तौर पे ज्यादा होते दिख नहीं रहे हैं। वो किया होगा और अखबारों में भी देख रहे हैं कि ये हो रहा वो हो रहा है। तो कुल मिला करके शिव में अच्छी स्थिति नहीं है कि जनता के विकास कार्य हो वगैरह हो, क्योंकि वो सामान्य स्वरूप सिंह जी जो संघ के व्यक्ति थे, उनका पार्टी में अच्छी पहुंच है, उसके बावजूद चुनाव हार गए। लेकिन आज भी वो स्वरूप सिंह जी कभी कभी काम जब सैंक्शन होते हैं तो स्वरूप सिंह जी अपनी ओर से पोस्ट करते हैं कि ये जो स्कूल खुली है या ये फलाना काम हुआ है मेरी अनुशंसा पे। और एक मैंने देखा भी था एक लेटर पैड पे जो मंत्री ने भी लिखा, इनको लेटर पैड पे हम चर्चा करेंगे। मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार और सरकार के मंत्री जो लेटर पैड बनवाते हैं उसके बाद जारी करते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, ये एक नई परंपरा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आप क्या मानते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जहां तक बात है तो एक इंजीनियर को सामने बिठा करके, पब्लिक के सामने बिठा करके, उस अनुसूचित जाति के, जनजाति के एक अधिकारी को जिस लिहाज से और जिस अंदाज से जो डांटा फटकारा जाता है और उसको वायरल किया जाता है। हाँ, निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि है, वो अपनी नाराजगी व्यक्त करने का उसको जनता ने बिल्कुल अधिकार दिया है, लेकिन उसको एक लाइव करना और आम पब्लिक के सामने तू और मैं से उसको तू तड़ाके से बात करना, जबकि निश्चित रूप से वो जो जेएन है, जूनियर इंजीनियर है, उससे शायद सामान्य हमारे विधायक जी की उम्र कम है। तो जो एक भाषा बोली जा रही थी वो सम्मानजनक नहीं थी। हालांकि इस मामले में बाद में जब इतना उकसाने के बाद में पब्लिक ने उनके साथ में हाथाई भी की, जांच का विषय है, कौन दोषी है नहीं दोषी है, लेकिन ये जो सिस्टम है किसी अधिकारी से बात करना, ऊंची आवाज में करना, अधिकारी निश्चित रूप से वो जनता की आवाज होती है, इसलिए वो अधिकारी उनके सामने इतना ऊंचा आकर के नहीं बोलता है। लेकिन उसी भाषा को और उसके अपमान को अगर वायरल करना, ये एक परंपरा ठीक नहीं है। इससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी बात करने से पहले ये सोचेगा कि मेरी ये वायरल होगी तो फिर वो ज़्यादा बात ही नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो बन रहा है जो माहौल, ये ठीक नहीं है। अच्छा, मैं कहीं ना कहीं आपका मानना है कि जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने जिस अधिकारी के साथ में बात की थी वो पूरी गलत है, तो इसी के साथ में ये लेटर पैड भी गलत है। लेटर पैड या जो ये देखो, लेटर पैड में तो कोई ऐसा तो गलत नहीं है, क्योंकि उसकी अनुशंसा के वो उसका मंत्री है, वो पार्टी के पदाधिकारी को लिखता है कि भाई आपके कहने से ये हो गया, तो अनुशंसा करना। राम जी, लोग ये कह रहे हैं कि लेटर पैड की बात करें तो 2023 के अंदर 1-2 लेटर पैड और आए थे और शायद यही वजह थी कि उन्हीं लेटर पैड को कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी को लोकसभा चुनाव के अखाड़े में उतार दिया था।
लोग ये कह रहे हैं कि जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे विधायक है, उसकी विचारधारा अलग हो सकती है। अगर आप जनता ने नकारे हुए प्रत्याशियों की अनुशंसा पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जीते हुए ये जो प्रत्याशी है ये उनके सम्मान के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, ये नकारे स्वीकारे की बात नहीं है, ये शासन की बात है। जो राजनीतिक दल शासन में होता है वो बिल्कुल विरोधी पक्ष के नेता है, उनको सामान्य जनता ने अगर चुन भी लिया है उसके बावजूद वो अपने पदाधिकारियों की, अपने कार्यकर्ताओं की बात को महत्व देगा। जब शासन भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने से कोई काम होता है तभी तो उससे जोड़ेंगे। अगर आप बीजेपी का राज है और कांग्रेस के पदाधिकारियों और इनके कहने से काम करेगा तो फिर कौन उनको वोट देगा? तो ये निश्चित तौर पे इस तरीके की परिपाटी ठीक तो नहीं है, लेकिन उसके बगैर कोई राजनीतिक दल अपना काम साथ में रह करके कराएगा तो निश्चित तौर पे जनता उससे जुड़ेगी। अब जब उस समय स्वरूप सिंह भाटी को किसी ने वोट नहीं दिया था, लेकिन आज स्वरूप सिंह भाटी के घर पे भीड़ रहती है। आज स्वरूप सिंह जी भाटी कहीं जाते हैं तो उसका काम होता है, कितना होता नहीं होता है, तो वो राज में है और राज के धनी होने के नाते उनका काम होता है। और ये कोई अभी नहीं है, पहले से ऐसा आया है कांग्रेस बीजेपी। मेरा एक सवाल है आपको लेकर के, लोगों के दिल में एक ये परसेप्शन रहता है कि उदयराम जी कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ रहे, कभी कोई किसी तरह का कटाक्ष नहीं किया, कांग्रेस के साथ में अच्छी बॉन्डिंग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में अच्छी बॉन्डिंग है, स्वरूप सिंह खारा के आप काफी करीब माने जाते हैं, तो इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? मैंने पहले ही निवेदन किया कि मेरे जहां तक व्यक्तिगत है, सामान्य किसी राजनीतिक दल, किसी व्यक्ति, किसी जाति से कोई द्वेष भाव नहीं है। हर जाति वर्ग में, हर राजनीतिक दल में अच्छे लोग हैं, जिससे हमारा आपसी भाईचारा है वो है। तो किसी व्यक्ति से, सामान्य राजपूत समाज का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे जाट समाज का हो या अन्य किसी जाति का हो, उनसे व्यक्तिगत ताल्लुकात तो होने चाहिए और ये हमारी परंपरा रही है। तो इसलिए ये जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है और सामने वालों की भी है। तो इसलिए ऐसे कोई जातिवाद पे नहीं चलती है पार्टियां तो सर्व समाज से, 36 कौम से, हर जाति वर्ग के लोगों के सहयोग और उनके साथ में अच्छे व्यवहार से ही चलती है। आज़ादी के बाद इतने वर्ष बीत गए, इतने दशकों बाद भी सीयू के अंदर, विशेषकर डीएनपी क्षेत्र की बात करें या सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं 30 दशक 40 दशक पहले की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या कारण है कि सीयू के उस एरिया के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं विकास नहीं पहुँचा है? पानी की वहाँ पे भरपूर किल्लतें हैं, लाइट की वहाँ पे बिल्कुल सुविधा नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के दौरान हमें भी वो एरिया, वो इलाका देखने का मौका मिला, तो वाकई में देखा कि वहाँ के लोगों को विकास क्या होता है कहीं ना कहीं उन लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है। क्या कारण रहे? देखो, एक तो इंटीरियर एरिया है, मरुस्थलीय, जहां हर चीज आसानी से नहीं पहुंचती है। सरकारें कोई भी रही है, उन्होंने निश्चित रूप से प्रयास किए है। आप देखिए, आज से 40 साल पहले की भी पाइपलाइन है, वो आज काम कर रही है। उस समय का जो काम होता था उस काम में और आज के समय के काम में रात दिन का अंतर है। उस जमाने के आज से 100 साल पहले जो पुल वगैरह बने वो पड़े हैं, अभी तो बनते बनते गिर जाते हैं। तो अभी क्वालिटी में बहुत ही लोगों ने पैसे को महत्व दिया है और जो ठेकेदार है वगैरह अधिकारी है वो पार्टियों के प्रति ज्यादा समर्पित हो गए हैं। तो ऐसे में क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन चाहे राज कोई भी आया है, प्रधानमंत्री आवास हुआ, मुख्यमंत्री आवास हुआ, इंदिरा आवास हुआ, या सड़कें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें बनी हैं, तो उससे बहुत हमारा जो एरिया है, कुछ एरिया जो डीएनपी क्षेत्र में है, जो प्रतिबंधित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, इसलिए कुछ काम होने में दिक्कत आ रही है। तो प्रयास तो कुछ लोगों ने किए हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बड़ी, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो सड़क बन रही है, जिसको कौन सी सड़क है, ये
भारतमाला। और भारतमाला का जो आया है तो गागरिया से आगे निकलते हैं तो बीच में डीएनपी क्षेत्र आता है। तो सरकार ने देखा कि ये हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने तत्काल उसके लिए बड़े लेवल का मामला था। ये कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि मेरे कहने से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं मेरे कहने से। मैं ये नहीं मानता हूं कि ये केंद्र सरकार के बिल्कुल दिमाग में था, उसके लिए रास्ता निकाल लिया। सरकार चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आज देखो कंपनियां आई, सोलर के बहुत बड़े हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिस पर राज का बिल्कुल आशीर्वाद बना हुआ है, तो उस कंपनी को अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जमीन जो वैसे सीधा नहीं ले सकती, तो बैठ करके मंत्रिमंडल ने उसका निराकरण करके फटाक से लेने का रास्ता ढूंढ लिया। तो सही मायने में अगर जो सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है, स्टेट सरकार चाहती है, तो निश्चित तौर पे ये जो है डीएनपी का मुद्दा हल हो सकता है। इस क्षेत्र में, डीएनपी वाले क्षेत्र में काफी डबल क्रॉस पानी है, और पानी होने की वजह से अगर नहीं उनको डीएनपी पाबंदी लगाई है, फिर भी कनेक्शन हो रहे हैं और बिजली चोरी हो रही है, तो इससे तो सरकार को घाटा है, बाकी नुकसान तो सरकार का उससे ज्यादा हो रहा है। इसलिए सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लोकसभा में और विधानसभा में इसको बात को, मेरी भी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि ये डीएनपी वाला मुद्दा हल करें। ये सोलर जो सौर ऊर्जा का है मामला, इसमें भी दो वर्ग बने हुए हैं। एक आरोप लगाते हैं, दूसरे धंधा करते हैं, फिर आमने सामने होते हैं। उसमें हम तो कहीं भी इस लड़ाई में शामिल नहीं है। वो वही लोग हैं जो दो भागों में बंटे हुए हैं, क्योंकि वो जो मैं आरोप लगाऊंगा तो उसका अर्थ ठीक नहीं जाएगा, लेकिन सब समझते हैं कि ये ओरण है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, ओरण पे कब्जा किसने किया है? अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने अगर किया है तो मुझे बताएं। बाढ़ करूं खेत ने, बाढ़ खेत ने खाए, राजा डंडे रैयत नो कठे पुकारन जाए। जिन महान जो इस देश के इस क्षेत्र के लोगों ने गौचर अपनी जागीरदारी होने के बाद में इतनी लंबी चौड़ी गौचर छोड़ी है, उन लोगों की भी सोच थी, उनको सलाम करता हूं। लेकिन आज वो सोच नहीं रही है। गाय को माता तो कहते हैं, लेकिन भूमि पर अगर कहीं धंधा चल रहा है, अब पूरा जैसलमेर का एरिया देखिए नहीं, सब जगह सोलर ये वो सब लग गए हैं, तो गाय को माता का दर्जा देने की बात करते हैं, लेकिन गाय रहेगी कहाँ, चरेगी कहाँ? जब गौचर पे कब्जा कर रहे हैं, आवास बना रहे हैं लोग, एक एक आदमी है जो बीघों बीघों पर पूरा आगे जाकर के पत्थर डाल करके गौचर पे कब्जा कर रहे हैं, और गरीब कोई बैठता है। जैसे ये जोगियों को लीजिए, उन बेचारों को गांव में बसने नहीं देते, और गोचर में उसको कोई लाभ नहीं मिलता। प्रधानमंत्री आवास आया तो नहीं, आप तो आबादी भी नहीं हो। अरे भाई, उसको आबादी में बैठने कौन देता है? तो ऐसे कई वर्ग है जिनको परेशानियां है निश्चित रूप से। लेकिन ये जो है डीएनपी का क्षेत्र का मामला, इसका हल होना चाहिए निश्चित तौर से। मेरा तो यही मानना है कि ये नहर जहां से गुजर रही है, उस नहर को इस वाले क्षेत्र में आना चाहिए, ताकि यहाँ लोग कमाए। उस दौरा में क्या है, तुम्हारा बजट खर्च होता है दुनिया भर का, और उसका लाभ भी कुछ नहीं होता। जिस पर 4 गुना 10 गुना बजट खर्च होता है, यहाँ तो सीधी सी, अगर ये से जैसलमेर से लेकर के सीधी बाड़मेर आती तो यहाँ समतल जमीन है, लोग निहाल हो जाते, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता। तो इस पर सरकारें अभी काम कम कर रही है। चलिए, आपने उदयराम जी एक दौर देखा है, चौधरी गंगाराम की राजनीति करते थे, एक वो दौर था, और एक अब ये दौर है 2024 है। राजनीति में, राजनेताओं में किस प्रकार का फर्क आ गया है? कितना फर्क आ गया? तब की राजनीति, अब की राजनीति, कितनी समानताएं, कितनी भिन्नता मानते हैं आप? देखिए, अब जो चुनाव है, पहले तो व्यक्ति को देखते थे, ठीक है। अब कहते हैं कि तुम चुनाव लड़ते हो, तुम्हारे पास में करोड़ों रुपए है क्या? ये आम जन प्रश्न करता है। तो ये जो हमारी मानसिकता है, और इसके लिए खाली राजनेताओं को दोष देना गलत बात है। हमारी डिमांड होती है, गाड़ी दो, हमारी गाड़ी लगाओ, नहीं तो हम उस खेमे में जाते हैं, वहां 2000 हमारे को तेल और बांगा देते हैं। तो हम लोग भी ये जो 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है, 1 महीने का, वो 5 साल का जो उसको खर्चा करते हैं। जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करके जो बनता है जनप्रतिनिधि, कई करोड़ों खर्च करके, सरपंच का चुनाव के लिए 1 करोड़ लोग खर्च कर लेते हैं।
फिर वो लोग उससे बात करते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमने आपको चुना। अरे आपने तो काहे को चुना? तुमने जो जो चीज तुम्हारे को हासिल करनी थी वो आपने पहले उससे वसूल की, अब वो अपनी तो पूर्ति पहले करेगा। ये चीजें हैं। अब जो सामान्य व्यक्ति, आदि जी जैसे व्यक्ति, गंगाराम जी जैसे, अमीन खान जी 10 बार टिकट लड़े, अभी उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कोई जमाना ऐसा था उनके पास कुछ नहीं था। अच्छा। और खुद अमीन साहब कहते हैं कि मेरे को नाथुराम जी और दूसरे कई नेताओं के नाम बताए हैं कि मेरे को उस फलाने सेठ से भी 500 रुपये दिलाते थे मंथली, और इस तरीके से वो जो कार्यकर्ताओं का जो जिस तरीके से ख्याल रखते थे और कार्यकर्ता तैयार करते थे, तो वो जो दौर था वो ईमानदार व्यक्ति को ज्यादा देते थे महत्व। अभी पैसे वाले या कोई विचारधारा, कोई किसी को गालियां निकालता है। अब देखो पुराने जमाने में तो कोई अपशब्द बोलता था, कोई चरित्र के मामले में भी किसी से लांछन लगता था तो लोग उससे घृणा करते थे। बिल्कुल। अब के दौर में तो भाई राम ही धनी है। आज़ादी के 70 सालों बाद में भी कहीं ना कहीं दलित समाज को लेकर के आज भी एक परसेप्शन है कि दलित समाज विशेषकर आज ठीक है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है, लेकिन वो हक, वो अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे हैं। सामाजिक पटल पर भी कहीं ना कहीं अपमानित किया जाता है। इस प्रकार के तमाम मामले हमें और आपको भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं विशेषकर दलितों को लेकर के, दलितों के हितों को लेकर के, उनकी सामाजिक पटल पर उनके साथ में जिस तरह का जो व्यवहार किया जाता है इसको लेकर के? देखिए, जब व्यक्ति को चुनाव होता है तब तक हमारे सामने एक उनका आता है घोषणा पत्र, हम ये वो करेंगे वो करेंगे। ठीक है। दूसरा, उस पार्टियों की अपनी रणनीति होती है कि हम गरीबों की गणेश मान करके राजनीति करते हैं। और जब उस वर्ग के लिए आरक्षण की बात आती है तो जो चुने हुए जिस व्यक्ति ने संविधान हाथ में लेकर के, या जो शपथ ग्रहण होता है उसमें वो कह रहा है कि मैं किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी ऊंच नीच किसी तरीके का भेदभाव नहीं करूंगा, मैं भारत के संविधान में दिए गए ये वो उस तरीके की करता है। और मैं समझता हूं कि ये सबसे ज्यादा कोई उस शपथ को तोड़ते हैं तो जनप्रतिनिधि तोड़ते हैं, भेदभाव वही करते हैं, जातिवाद वही करते हैं। और दूसरे प्रकार का जब लोगों को किसको उपेक्षित रखना है, किसके बारे में क्या करना है, तो वो सारे जो लोग हैं वो करते हैं। जब अनुसूचित जाति के लोगों की बात आती है, हितों की बात आती है कि आरक्षण को 75 साल हुए, अरे भाई पूरी तरह आरक्षण लागू हुआ क्या? क्या न्यायालय में आरक्षण लागू है क्या प्राइवेट? अब तो प्राइवेट हो गया नहीं, ये तो उसको आरक्षण को खत्म करने की जरूरत नहीं है। बस ठीक है कि ये प्राइवेट है, इसमें आरक्षण लागू नहीं है, तो सब प्राइवेटेशन है और कल दे ही दिए जाएंगे, हर चीज देंगे, पूरी प्राइवेट देंगे, चाहे सड़क देंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे और बिजली वगैरह सारा भी जो काम है ये प्राइवेट को दिया जाएगा। और फिर कहेंगे आरक्षण इसमें है नहीं, अब न कोई इसको खत्म करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये बात समझ SC ST को थोड़ी बहुत कुछ आई भी है, लेकिन OBC है जिसको बिल्कुल कम हो रहा है, वो तो अभी कोई ये किस प्रकार का आपस में सांप्रदायिक जो तनाव फैलाना है उसमें सबसे आगे है। मैं अगर नेता हूं, मैं किसी को कहता हूं कि आइए, किसके लिए लड़ना है, गाय के लड़ लिया है, धर्म के नाम से लड़ना है या और किसी के नाम से लड़ना है, लेकिन मेरा रिश्तेदार उस भीड़ में कोई नहीं होगा, तो ये जो जिस तरीके का षड्यंत्र है ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और देश की बात करते हैं, जो नेता होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके बेटे तो फॉरेन में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को कहते हैं कि आपको पोषाहार पकाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ो। तो जब तक बड़े नेताओं के बच्चे और जो नौकरी लगने वाले लोग हैं उनके बच्चे अगर सब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब रहेगी। ये तो ठीक है, बाड़मेर जिला संकटों से हमेशा इस विपदाओं को झेलने में ये
राजस्थान के लोग मजबूत है, इसलिए आज भी कई परीक्षाओं में गरीब तबके के लोग नौकरियां लेते हैं, लेकिन ये नौकरियां थोड़े दिन की है। बहुत बहुत धन्यवाद उदयराम जी हमें समय देने के लिए। ये उदयराम मेघवाल जो शिव के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, बड़ी बेबाकी से बोलते हैं और बेबाकी के लिए ही जाने जाते हैं। इन्होंने अपने विचार, इन्होंने अपनी राय हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी खुल करके रखी। इन्होंने अपने विचार बड़ी बेबाकी के साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर रखे। आपके इनके विचारों के प्रति आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।